हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्यूस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करें उससे पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही घंटी के निशान पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल पाए। स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा टॉपिक चल रहा है पुष्पी पाठकों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, ध्यान दें, हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है, लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ करके आए हैं पीछे, है ना। चैप्टर फर्स्ट में हमने लैंगिक जनन की प्रक्रिया का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा और उस बेसिक कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा कि भाई एक नर होता है, मादा होता है। पादपों की बात करें तो उभयलिंगी पादपों में नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में हो सकते हैं, ठीक है। जनरली जीवों में नर और मादा होता है, सजीवों में। और नर में क्या होते हैं? नर में नर जननांग होते हैं। नर में क्या होते हैं? नर में नर जननांग होते हैं। और इसी प्रकार स्टूडेंट मादा में मादा जननांग होते हैं। मादा में मादा जननांग होते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक बनता है, मादा जननांगों में मादा युग्मक बनता है और फिर नर युग्मक मादा युग्मक तक ट्रांसफर हो जाता है जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। और ये सारी घटना निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? निषेचन, शॉर्ट में लिख देता हूं, निषेचन पूर्व घटनाएं। समझिए आप बातों को, तो ये मैं इसलिए दोबारा आपको समझा रहा हूं कि हमारे साथ कई नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं और उनको जो चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ा है उनके बेसिक कंसेप्ट पता नहीं, तो वो भी इन कंसेप्ट को जान लेंगे। नर में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक, देन फिर नर युग्मक मादा युग्मक तक ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड युग्मक गैमेट ट्रांसफर, है ना, यानी कि युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा। ये घटना क्या कहलाएगी? निषेचन पूर्व घटनाएं। जब युग्मक यहां पहुंच जाएगा तो फिर वो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे, उनके केंद्रक आपस में मिल जाएंगे। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को निषेचन कहते हैं। और फिर जब केंद्रक मिल जाएगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से नई संतति बनेगी। ये सारी घटनाएं क्या कहलाती है स्टूडेंट? ये सारी घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। अब आप देखें कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया को कितने भागों में हमने बांट दिया था, पिछले पाठ में पढ़ा था कॉमन कंसेप्ट में, 3 भागों में। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। अब आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, पुष्पी पादपों में, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आप पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या पढ़ेंगे? निषेचन पूर्व घटनाएं आप सबसे पहले पढ़ेंगे। अब वही मैं आपको बात समझा रहा हूं कि पुष्पी पादपों के लिए निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होगी। तो स्टूडेंट, समस्त सजीवों के लिए तो हम नर जननांग और मादा जननांग शब्द यूज में लेते हैं, लेकिन जब आप पुष्पी पादपों की बात करें तो आपको नर जननांग का इंट्रोडक्शन देना होगा कि नर जननांग कौन है। तो आप बताएंगे कि यार नर जननांग जो है ना, पुमंग है। नर जननांग कौन है? पुमंग। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पुमंग तो हम ग्रुप में कहते हैं। इस पुमंग का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? तो इस पुमंग का प्रत्येक सदस्य कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। तो ये तो नर जननांग का इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, यही नहीं रुकना है हमको, पूरा ये जो पुंकेसर है ना, पुंकेसर की एक एक रचना पर, पुंकेसर के एक एक भाग पर, एक एक स्ट्रक्चर पर विस्तार से हमें बात करनी रहेगी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले नर जननांगों को समझेंगे, देन आफ्टर हम समझेंगे स्टूडेंट्स मादा जननांगों को। और ये भी हमने कल पढ़ा था, मादा जननांग भी हमने कल पढ़ा था। मादा जननांग होता है जायांग, ठीक है। अब जायांग भी मैंने बताया था आपको कि ये जब ग्रुप में होता है ना सारे सदस्य, तब इसको जायांग कहते हैं। लेकिन प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? प्रत्येक सदस्य कहलाता है स्त्री केसर। क्या कहलाता है? प्रत्येक सदस्य कहलाता है स्त्री केसर। तो इस प्रकार से आपको, जब आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में बताना होगा।
निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में बताना है तो ये निषेचन पूर्व घटनाएं कहां संपन्न होती है, उन अंगों की संरचना, उन अंगों के कार्यों को समझना होगा। यानी कि स्टूडेंट पाठकों में या पुष्पी पाठकों में जब आप लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पुमंग यानी कि नर जननांग और उसका प्रत्येक सदस्य जो होता है पुंकेसर, इसकी संरचना को विस्तार से समझना होगा। ठीक है, देन आफ्टर आपको जो मादा जननांग है जायांग और स्त्री केसर, इसकी संरचना को विस्तार से समझना होगा। जब आप संरचनाएं समझ लेंगे तो इसी निषेचन पूर्व घटनाओं में आप देखेंगे कि पुंकेसर के अंदर नर युग्मक कैसे बनता है। जनरली हम नर युग्मक पराग कण को समझते हैं और पराग कण ही नर युग्मक का पर्याय माना जाता है, लेकिन वास्तव में स्टूडेंट्स पराग कण का जो केंद्रक होता है ना अंदर केंद्रक, वो केंद्रक भी विभाजन करके पराग कण वो केंद्रक भी विभाजन करके दो केंद्रकों में बट जाता है, वो नर युग्मक होता है। यानी पराग कण का जो केंद्रक होता है उसके लिए नर युग्मक शब्द प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन पराग कण को भी हम सामान्यतः नर युग्मक समझ लेते हैं। इसी प्रकार जब आप इधर मादा जननांग की संरचना समझ लेंगे, स्त्री केसर की संरचना समझ लेंगे, तो आप समझेंगे फिर आगे कि स्त्री केसर के अंदर अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक कैसे बनता है। अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक कैसे बनता है, आप इस पर बात करेंगे। आफ्टर दैट अब ये युग्मक निर्माण हो गया, निषेचन पूर्व घटना की पहली बात हो गई। देन फिर ये पराग कण अंड कोशिका तक कैसे पहुंचता है, यानी कि युग्मक का ट्रांसफर कैसे होता है, युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है। ये पराग कण इस अंड कोशिका तक कैसे पहुंचता है, यानी ये युग्मक स्थानांतरण कैसे होता है, ये आप दूसरी घटना समझेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के दौरान। कौन से? निषेचन पूर्व घटना। तो सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन इस पर रहेगा, निषेचन पूर्व घटना पर। यहां तक की बातें हम समझेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम निषेचन पर बात करेंगे। आशा करता हूं कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो सीधी सीधी आपके दिमाग में पहुंच रही होगी। हम अब क्या पढ़ें? आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव केवल ये रहेगा स्टूडेंट, केवल ये, बस केवल ये पढ़ना है हमें आज। यानी आज हमें सिर्फ पुष्प के क्या समझने हैं, नर जननांग समझने हैं कि पुष्प के नर जननांग कैसे होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, और उस नर जननांग में कौन सा ऐसा भाग है जहां पर इन पराग कणों का निर्माण होता है, संरचना समझनी है। फिर जब ये पढ़ लेंगे तो फिर मादा जननांगों को समझेंगे, फिर नर जननांग में पराग कण कैसे बनते हैं और मादा जननांग में अंडकोशिका कैसे बनती है, इसको समझेंगे। फिर पराग कण अंडकोशिका तक कैसे पहुंचता है, इसको समझेंगे। इस क्रम में हमें आगे बढ़ना है। ये सारी घटनाएं क्या कहलाएगी? निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाएगी। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का यह पहला घटनाक्रम रहेगा। आशा करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को तो यस लिखकर मुझे संतुष्ट कीजिए, आश्वासन दीजिए कि हाँ आपको मेरी बातें सीधी सीधे समझ में आ रही है। चलिए, यदि आपका रिप्लाई का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट बताइए आ रही है यहां तक की बातें आपको समझ में। इसको मिटा देता हूं मैं, आ रही है ना? वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें आज की क्लास में सबसे पहले नर जननांगों को समझना है। नर जननांगों को समझ है ना, निषेचन पूर्व घटना है। निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नर जननांग। हम कल ही पढ़ करके आए हैं स्टूडेंट कि नर जननांग कौन होता है? पुमंग, जिसका प्रत्येक सदस्य क्या होता है? पुंकेसर, है ना। प्रत्येक सदस्य क्या होता है? पुंकेसर होता है। तो सबसे पहले नर जननांगों में हम पुंकेसर, या इसी को कहा जाता है लघु बीजाणुपर्ण। अब देखो, गौर करने वाली बात है, लघु बीजाणुपर्ण। अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट, उसमें मैंने कहा था कि युग्मकों को बीजाणु भी कहते हैं, युग्मकों को बीजाणु भी कहते हैं। और मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मक छोटा होता है, इसलिए उसको लघु बीजाणु कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। और इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पुष्प जो है ना, वो रूपांतरित पररो है। पररो यानी वायवीय भाग, यानी पत्तियां और तना ही रूपांतरित होकर के पुष्प बनाता है। तो पुंकेसर जो है ना, वो पत्ती का रूपांतरण है, पर्ण का रूपांतरण है। पुंकेसर क्या है? पत्ती का रूपांतरण है। और इस पत्ती पर क्या बन जाते हैं? इस पत्ती में लघु बीजाणु यानी नरयुग्मक बनते हैं। इसलिए इस पुंकेसर का एक और नाम क्या हो गया? इस पुंकेसर का एक और नाम हो गया लघु बीजाणु पर्ण। तो पुंकेसर कह दीजिए या लघु बीजाणु पर्ण कह दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स।
तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चलो तो फिर ये लाइन आपको पुंकेसर के लिए लिखनी है। पुमंग पुष्प का नरजन्नांग होता है, इसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर कहलाता है, कल भी बातें की थी, जिसे लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। ये बातें आपको याद है। एक नई बात सीखने को मिली कि हां, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, क्योंकि पर्ण तो इसलिए क्योंकि पुंकेसर पत्ती का रूपांतरण है, और लघु बीजाणु इसलिए क्योंकि इसके अंदर यहां पराग कोश में लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, यानी नर युग्मक बनते हैं, इसलिए इस पत्ती का नाम हो गया लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर कह दीजिए या लघु बीजाणु पर्ण कह दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें इसी पुंकेसर को विस्तार से पढ़ना है स्टूडेंट्स। कल भी हमने बात कर ली थी कि पुंकेसर 3 भागों में बटा है। पहला ये वाला भाग जिसमें परागकण बनते हैं, इसको परागकोश कहते हैं। फिर यहां पर एक भाग होता है जिसको योजी कहते हैं, एंड देन फिर ये पूतंतु होता है। ये 3 भाग पुंकेसर में होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाग की बात करें स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट भाग तो वो कौन सा है सर? वो परागकोश ही है। परागकोश ही क्यों है? क्योंकि यहां पर पराग कणों का निर्माण होता है। तो इसी परागकोश की अगर बात करें स्टूडेंट, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि ये बाहर से तो गोलाकार दिखाई देता है। बाहर से तो ये कैसा दिखाई देता है स्टूडेंट? ऐसा गोलाकार। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये तो वैसे बना देता हूं मैं, लेकिन बाहर से थोड़ी दिखाई दे रही है कोई लाइन। तो बाहर से तो ये गोलाकार या अंडाकार दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इसको ऐसे ट्रांसवर्स काट दोगे, ऐसे काट दोगे, तो आप देखोगे कि ये 2 पालियों में बटा हुआ है। कितनी पालियों में? 2 पालियों में बटा हुआ है। कैसे स्टूडेंट्स? उस पर बात करते हैं। तो जब आप इसको इस प्रकार से काट लेंगे ना स्टूडेंट, तो ये पता है कैसा दिखाई देगा अब आपको? ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये था ना आपका परागकण, सॉरी परागकोश। आपने इसको काटा ना ऊपर से, तो जब आप इसको ऊपर से काट करके इसे देखोगे, तो इसके अंदर 2 स्पष्ट पालियां दिखाई देगी। 2 स्पष्ट पालियां ऐसे ऐसे देखिए आप। एक इधर ये पूरी पाली दिखाई देगी, खाली है अंदर से खोपली, और एक इधर दिखाई देगी ये, इस प्रकार से। समझ रहे हो आप? लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पाली कह रहा हूं, लेकिन इसके अंदर वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में कैसा होता है? देखो पालियां वास्तव में कैसी होती है स्टूडेंट्स, उस पर ध्यान देते हैं। ये तो मैंने गोल बना दिया, लेकिन वास्तव में कैसी होती है? अंदर से वास्तव में ये पालियां ऐसी होती है। ये पहली पाली ऐसी होती है, पहली पाली ऐसी होती है, और दूसरी पाली भी ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, और ये पूरा ये आपका ये परागकोश ऐसे। तो पालियां तो 2 है स्टूडेंट्स। पालियां तो कितनी है? पालियां तो 2 है। एक पाली ये और एक पाली ये। लेकिन इस पाली में भी देखें आप, इसकी संरचनात्मक दृष्टि से अगर आप इसको देखें, तो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक नजर आ रहे हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक नजर आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो एक पाली में 2 कोष्ठक हैं, एक ये है, एक ये है। इसी प्रकार इधर भी एक पाली में कितने कोष्ठक हैं? इधर भी एक पाली में 2 कोष्ठक हैं, एक ये है ना, ये और एक ये। यानी प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। और इस प्रकार परागकोश में कुल कितने कोष्ठक हो जाते हैं स्टूडेंट्स? 4 कोष्ठक हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो लघु बीजाणु बनने की बात है ना, नर युग्मक बनने की बात, परागकण बनने की बात, ये परागकण इन्हीं खंडों में बनते हैं। यानी इन पालियों के जो 2-2 कोष्ठक है ना, एक कोष्ठक ये और ये, ठीक है, तो इन्हीं में परागकण बनते हैं। अब चूंकि परागकणों को लघु बीजाणु भी कहते हैं, और इन थैलियों में, इन कोष्ठकों में लघु बीजाणु बन रहे हैं, इसलिए इनका एक और नाम हो जाता है स्टूडेंट लघु बीजाणु धानी। क्या हो जाता है? लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी। तो आशा करता हूं कि ये परागकोश या पुंकेसर का जो पहला भाग है परागकोश, उसका स्ट्रक्चर आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। देखिए, ये परागकोश है जिसमें परागकण बनते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर ये गोलाकार होता है, लेकिन भीतर से इसमें 2 पालियां होती है, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रकार कुल 4 कोष्ठक होते हैं, और इन्हीं कोष्ठकों में लघु बीजाणु बनते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। ठीक है, लघु बीजाणु जब पराग कणों में बदल जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, पहले लघु बीजाणु बनते हैं, फिर वो परिपक्व होकर के जब पराग कणों में बदल जाते हैं, तो पराग कणों में बदलने के बाद इसके अंदर पराग कण चूंकि भर जाते हैं, इसलिए इसको फिर बाद में
परागपुटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागपुटी, या इंग्लिश में पोलन सेक्स इसको कहा जाता है। परागपुटी या पोलन सेक्स इसको कहा जाता है। तो ये कुछ छोटी बातें हैं, प्रारंभिक बातें हैं जो आपको नर जननांग के पहले भाग पराग कोश के विषय में ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट यहीं पर एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि ये जो दोनों पालियों के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा, एक पाली ये और एक पाली ये दोनों पालियां स्टूडेंट्स, ये दोनों पालियां जो मैंने बीच में उधारी बनाता हूं ना, मैं बार बार इस पर बात करूं। ये दोनों पालियां इस प्रकार से एक ऊतक के द्वारा आपस में चिपकी रहती है, एक ऊतक के द्वारा आपस में चिपकी रहती है, और इसी ऊतक के द्वारा ये जो पूरा का पूरा पराग कोश है, ये पूरा का पूरा पराग कोश है, इसी ऊतक के द्वारा ये पूरा का पूरा पराग कोश एक तंतु से जुड़ा रहता है जिसे पुतंतु कहते हैं। तो अब आपको ये हरे कलर में जो ऊतक बनाया है, इस ऊतक का नाम भी ध्यान में आ गया होगा। क्या नाम है इस ऊतक का? इस ऊतक का नाम है स्टूडेंट्स योजी। कल पढ़ा था योजी। तो पराग कोश की दोनों पालियों को आपस में कौन चिपका के रखता है? सर योजी। पराग कोश को पुतंतु से कौन जोड़कर रखता है? सर योजी। और इस पराग कोश को पोषण कौन प्रदान करता है? सर योजी। पोषण क्यों प्रदान करता है? क्योंकि पोषण प्रदान करने के लिए पादपों को संवहन पूल यानी जाइलम और फ्लोएम की आवश्यकता होती है, और इस योजी के अंदर जाइलम और फ्लोएम संवहन पूल पाए जाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। ज से जाइलम, ज से जल, जाइलम जल का परिवहन करता है, ठीक है। फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, फूड याद रखना है, कैसे भी रख लो। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, जाइलम जल का, फ्लोएम भोजन का। ये जाइलम और फ्लोएम इस योजी में पाए जाते हैं, तो जल और भोजन का परिवहन ये योजी ही करेगा। यही कारण है कि योजी पराग कोश को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई तो हां लिख करके बताइए। इसको मैं मिटाता हूं, ये लिखने बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? हटा देता हूं। अब जो भी समझा है, अब जो भी समझा है, हाँ आ गई, वेरी गुड, आ गई सबको बातें समझ में ना। अब जो भी समझा है उसको लिखना शुरू करते हैं। देखिए वही बातें, पुंकेसर का ऊपरी चपटा भाग पराग कोश कहलाता है। पराग कोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है। बातें जानते हो आप सारी। पराग कोश में दो पालियां होती, अभी अभी बताया। दोनों पालियां परस्पर एक दूसरे के साथ व पुतंतु के साथ योजी नामक ऊतक से जुड़ी होती, अभी समझाया। योजी में संवहन पूल यानी जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं तथा यह पराग कोश को पोषण प्रदान करता है। इस पूरे पैराग्राफ में से आपको कई बातें कल ही हमने क्लियर कर ली थी, दोबारा लिखनी पड़ रही क्योंकि हम निषेचन पूर्व घटना में नर जननांग को समझ रहे हैं, इसलिए दोबारा हम इनको लिखेंगे। वो पुष्प की संरचना की बातें हो गई। यहां पर निषेचन पूर्व घटनाओं को हम बिल्कुल नए सिरे से पढ़ रहे हैं। मेरी आदत है कि मैं बीच बीच में नहीं घास काटता। मैं ऐसे नहीं कहूंगा यार पुंकेसर तो वहां पुष्प में से लिख लेना, नहीं, पुंकेसर के लिए आप ये अलग से पैराग्राफ बना दिया, यही लिखो, आप यही याद करो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। जैसा लिखा रहा हूं ना वैसा का वैसा याद कर लो और कुछ याद नहीं करना। सॉरी। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण को समझा? हाँ सर समझ लिया। आगे बढ़िए, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स पराग कोश तो समझ लिया, योजी पुतंतु समझ लिया। योजी का काम पोषण प्रदान करना, पुतंतु का कोई विशेष काम नहीं है, बस पराग कोश को पुष्प से चिपका के रखता है। सबसे मुख्य काम किसका है? जहां परागकण, जहां नर युग्मक बन रहा है, क्योंकि लैंगिक जनन के लिए हमें नर युग्मक की आवश्यकता है और निषेचन पूर्व घटना में नर युग्मक बनाना है, तो इसलिए हमें वही संरचना को ज्यादा डीपली पढ़ना है जहां नर युग्मक बनता है। कहां बनता है? सर पराग कोश, या अभी अभी हमने समझा कि पराग कोश को लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ही लघु बीजाणु यानी कि पराग कणों का निर्माण हो रहा है। देखो पराग कणों का निर्माण हो रहा है इसलिए तो पराग कोश, लेकिन परागकण बनने से पहले वो परागकण क्या थे? लघु बीजाणु, तो वो भी तो वहीं बन रहे हैं, इसलिए लघु बीजाणुधानी भी इसको कहा जा सकता है। तो लघु पराग कोश या लघु बीजाणुधानी की इंटरनल स्ट्रक्चर पर हम बात करेंगे, इसकी आंतरिक संरचना पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स देखो
इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परीक्षा में आ गया ना तो 3 नंबर से कम का तो आ नहीं रहा है। पहली बात तो ये, और आधे से ज्यादा बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है, सीधा पराग है ना। तो आप बहुत तसल्ली से अगर आप इसको रख लोगे, आपका बीएससी एमएससी तक का कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। बहुत तसल्ली से आपको समझना कि इतनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत कम मैंने टीचर्स देखे हैं जो ये बातें बता रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज सीधा वो आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर बताया एंड बात फिनिश कर देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और अगर डिटेल से पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखिएगा कि पराग कोश या लघु वीजाणुधानी की आंतरिक संरचना को समझने से पहले आपको पहले क्या क्या और समझ लेना चाहिए। देखिए इधर देखिए, आप अभी अभी आपने पढ़ा कि जो पराग कोश है, पराग कोश है, उसके अंदर कितनी पालियां हैं? 2 पालियां हैं सर। और कोष्टक कितने हैं सर? प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्टक हमने पढ़े, प्रत्येक पाली में 2-2 कोष्टक पढ़े, 1 2 3 4, इस प्रकार पूरे 4 कोष्टक हो जाते हैं। बिल्कुल, ये तो अंदर। अब ये जो प्रारंभिक स्थिति में होता है ना स्टूडेंट, प्रारंभिक स्थिति में इस बात पर आप ध्यान दीजिए। प्रारंभिक स्थिति में तो ऐसा खोखला नहीं होता है अंदर से, जैसे मैं बताता हूं ना कि यार अंदर से ऐसे खोखला, इसमें परागकण भर जाएंगे बनने के बाद पूरे में, लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं होता। प्रारंभ में क्या होता है, ये पूरा जो है ना कोशिकाओं से फुलफिल होता है, कोशिकाओं से भरा हुआ होता है, ठीक है। कैसे? देखिए आप, ये इस प्रकार से अंदर से पूरा कोशिकाओं से भरा हुआ है। आप इसको एक ठोस रचना मान सकते हैं प्रारंभ में, यानी ये पराग कोश जैसा बिल्कुल नहीं है, बस कोशिकाओं का एक झुंड है, ठीक है। अब इसके ये जो भीतर की जो कोशिकाएं हैं ना स्टूडेंट्स, इनको कहा जाता है अधःत्वक कोशिकाएं। क्या कहा जाता है इनको? अधःत्वक कोशिकाएं। समझना, ये बात समझ में आ गई ना? कुछ नहीं, आपको वैसा याद हो जाएगा बिल्कुल, कुछ रटना मारने की जरूरत नहीं। ये अधःत्वक क्यों? क्योंकि बाहर की सरफेस को आप त्वचा मान सकते हैं, और त्वचा के नीचे अगर कोई कोशिकाएं हैं तो त्वचा के नीचे की कोशिकाएं क्या कहलाए? अध मतलब नीचे, अध है ना, विसर्ग लगेगा। अगर आप विसर्ग नहीं लगाओगे फिर आपको आधा स लिखना पड़ेगा, अधस्त्वक, ठीक है। विसर्ग ही लगा लेते हैं, है ना। हिंदी मीडियम वालों समझो, इंग्लिश मीडियम में हाइपोडर्मल सेल है, हाइपोडर्मल, ठीक है। हम अधःत्वक लिखेंगे, तो ये अधःत्वक कोशिकाएं हैं, अधःत्वक कोशिकाएं। पहली बात समझ में आ गई कि पराग कोश में ये जो सबसे पहले क्या होगी, ये पालियों के अंदर ये अधःत्वक कोशिकाएं हैं। इन अधःत्वक कोशिकाओं में से कुछ एक कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयारी कर लेगी, विभाजन के लिए तैयारी कर लेगी। कौन सा? अर्धसूत्री नहीं, समसूत्री ही करेगी अभी। कौन सा विभाजन? जैसे मान लीजिए सारी कोशिकाएं थी, लेकिन इन सारी कोशिकाओं में से 2-3 कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो गई, अपने जीव द्रव्य को गाढ़ा कर लिया, और जीव द्रव्य को गाढ़ा करके विभाजन के लिए तैयार हो गई। तो अधःत्वक कोशिकाएं तो बहुत सारी है, मान लीजिए अधःत्वक कोशिकाएं तो 100 है भाई, 100 एज ए एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बहुत सारे। देखो आपका पूरा डिब्बा भरा हुआ है, ये सब अधःत्वक कोशिकाएं हैं, लेकिन सारी अधःत्वक कोशिकाएं नहीं, इनमें से कुछ एक, मान लीजिए इनमें से कोई 10-20 कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती है और विभाजन की तैयारी कर लेती, जैसे जिन्हें मैं इस रेड कोशिकाओं के रूप में दर्शा रहा हूं। ये इस प्रकार से कुछ एक अपने आकार में बड़ी हो जाती है और विभाजन की तैयारी कर लेती है। ये जो कोशिकाएं बाकी कोशिकाओं से अब अलग हो चुकी है, अब इनको अधःत्वक कोशिकाएं नहीं कहते हैं, अब इनको कहा जाता है प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं, प्रपशु। ध्यान रख लेना, ये बहुत बार पूछ लिया गया है प्रपशु कोशिकाएं क्या है। तो प्रपशु कोशिकाएं वो है अधःत्वक कोशिकाओं की वो कोशिकाएं, परागकोश की वो कोशिकाएं जो विभाजन के लिए तैयारी कर लेती है और आगे भविष्य में जाकर के इन्हीं से परागकण कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है ना। इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है। इवन पूरे पराग कोश के निर्माण में इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, अभी समझेंगे पूरा का पूरा। पहले आप अधःत्वक कोशिका और प्रपशु कोशिका को समझ रहे हो क्या कि क्या है, ठीक है। यही बच्चा तो यही घूम जाता है, आगे की तो बहुत बड़ी बात है। प्रारंभ में जब पराग कोश का निर्माण भी नहीं हुआ है, कोशिकाओं का एक समूह बना है, इन कोशिकाओं को इन कोशिकाओं को अधःत्वक कोशिकाएं कहते हैं। और इन अधःत्वक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं विभाजन की तैयारी कर लेती है आगे,
जो कि पराग कोश का निर्माण करती है आगे जाकर के, इन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है। अब स्टूडेंट देखो, एक मैं और काम करता हूं कि ये जो मैंने बनाया है ना, अब मैं ऐसा पूरा पराग कोश नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ ये वाला भाग बना देता हूं, ये वाला भाग। इसका 2D चित्र में इस प्रकार से यहां पर आपको समझा देता हूं, क्योंकि जैसा ये बाहर है, जैसा ये बाहर है वैसा ही तो ये अंदर तक है ना, वैसा ही तो अंदर तक है। तो इसको अपन को तो यहां देख लेते हैं, वैसा ही अंदर होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं दर्शा सकता क्या? इसका ऊपरी ऊपरी भाग पर हम चर्चा कर लेते हैं ना, बस ऊपरी ऊपरी भाग पर ऐसे नहीं दर्शा सकता क्या इसको? बताइए। इसी केवल ऊपर ऊपर वाला, अब जैसा ये ऊपर है वैसा ही नीचे तक है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहां समझ लेते हैं यहां क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर कुछ प्रपशु कोशिकाएं बन गई है, जैसे मान लीजिए 2-4 प्रपशु कोशिकाएं बना देते हैं, वापस ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन ही होता है तो ग्रीन कलर में ही अपन समझते हैं इसको, चलो ठीक है। तो ये कुछ प्रपशु कोशिकाएं थी जिन्होंने विभाजन की तैयारी करी। ये 1 2 3 है ना, ऐसे कुछ कोशिकाएं बना लेते हैं, कोई गिन करके नहीं बनाना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये प्रपशु कोशिकाएं हैं कुछ, पूरे पराग कोश के अंदर ये कुछ प्रपशु कोशिकाएं हैं जिन्होंने विभाजन की क्या कर ली है? तैयारी कर ली। स्टूडेंट्स, ये परिणत विभाजन करती है, परिणत विभाजन करती है, यानी चारों ओर जैसे विभाजन करेगी तो कुछ सेल्स इस ओर भी बनेगी, कुछ सेल्स इस ओर भी बनेगी, इस प्रकार से विभाजन करेगी। तो ये प्रपशु कोशिकाएं जब परिणत विभाजन करती है ना विद्यार्थी, अब ध्यान देखना, प्रपशु कोशिकाओं से परागकोश कैसे बनता है जिसको आप पढ़ते हैं, ये जब परिणत विभाजन करती है तो सबसे पहले जो इस साइड की कोशिकाएं, आउटर सरफेस के साइड की जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाओं की इस प्रकार की एक परत बना लेती है, कोशिकाओं की इस प्रकार की एक परत बना लेती है, ऐसी परत बना लेती है स्टूडेंट, क्योंकि कोशिका विभाजन करेगी, जैसे एक कोशिका है तो विभाजन करके 2 होगी, ठीक है ना। तो अब इधर भी कोशिकाएं होगी, इधर भी कोशिका, अब ये वाली कोशिका विभाजन करेगी तो इससे 2 इधर हो जाएगी और इससे 2 इधर हो जाएगी, इस प्रकार का विभाजन परिणत विभाजन है, परिणत विभाजन है। तो इधर भी कोशिकाएं बनती जा रही है, इधर भी कोशिकाएं बनती जा रही है, और इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या में क्या होती जा रही है? वृद्धि होती जा रही है। अब इस वृद्धि के फलस्वरूप अब कोशिकाएं जब संख्या में तो बढ़ गई, अब इनका क्या शुरू होगा? अब इनका अरेंजमेंट शुरू होगा। ये देखिए, ये अरेंजमेंट शुरू हो गया। तो इन कोशिकाओं से जो ये पहली परत बन रही है जिसको आप देख रहे हैं, ये पहली परत जो बन रही है स्टूडेंट्स, इस परत को कहा जाता है, इस परत को कहा जाता है बाह्य परत या बाह्य त्वचा इसको कहा जाता है। चलो इसको पूरी बना लेते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये पूरी परत बनती चलेगी, ये पूरी परत बनती चलेगी और यहां तक बन जाएगी, यहां तक पूरा पूरा इसमें बन जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, मैंने जैसे आपको बताया परिणत विभाजन होगा, कुछ कोशिकाएं इधर बनेगी, ये कुछ कोशिकाएं इधर बनेगी, ये। अच्छा, इसको भी आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो इस साइड परिधि की साइड पर जो कोशिकाएं बन रही है ना, परिधि की साइड पर जो कोशिकाएं बन रही है, परिधि मतलब भित्ति, तो इधर की जो कोशिकाएं हैं ये सारी कोशिकाएं भित्ति कोशिकाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सारी कोशिकाएं। यानी प्रपशु कोशिका से 2 प्रकार की सेल्स बन रही है, एक परिधि की साइड और एक इधर मिडिल साइड पर, सेंटर साइड पर भी कोशिकाएं बनेगी। तो जो परिधि की साइड पर जो कोशिकाएं बनेगी, इनको तो क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा भित्ति कोशिकाएं। जाना मत कहीं भी, 3 नंबर का प्रश्न याद करवा रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि ये जो आपने 1 घंटा दे दिया मुझे आज का, तो ये 3 नंबर का प्रश्न आपको इस 1 घंटे की क्लास के बाद मात्र 15 मिनट भी ज्यादा बता दिए, है ना, केवल एक बार पढ़ने पर याद हो जाएगा, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन 1 घंटा देना पड़ेगा इस क्लास को, ठीक है। दो प्रपशु कोशिका तो समझ में आ गया था कि भाई अधर तक की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं विभाजन की तैयारी करती है। प्रपशु और प्रपशु कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाएं बना रही है, एक भित्ति की तरफ बना रही है, एक सेंटर की साइड पे बना रही है, केंद्र की तरफ। तो जो भित्ति की साइड की कोशिकाएं उनको भित्ति कोशिकाएं कहेंगे, भित्तीय कोशिकाएं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं भी कह सकते हो आप। और जो इधर मिडिल केंद्र की साइड पे बन रही है, इससे यहां पर बीजाणु यानी परागकण बनेंगे आगे जाकर के। बीजाणुओं का निर्माण इधर वाली कोशिकाओं से होगा, परिधि की तरफ थोड़ी होगा, बीजाणु तो इधर बनेंगे केंद्र में, इसलिए इनको नाम दे दिया दूसरा। ये यहां की जगह मैं यहां लिख देता हूं, उधर जगह नहीं बची। तो इनसे भविष्य में चूंकि जाकर के बीजाणु बनेंगे, बीजाणु, इसलिए इन कोशिकाओं को क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स? इन कोशिकाओं को कह देते हैं बीजाणु को जन्म देने वाली कोशिकाएं, यानी कि बीजाणु जन कोशिकाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रपशु कोशिकाएं भी 2 प्रकार की सेल्स बना रही है, परिधि की तरफ प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं और इधर केंद्र की तरफ बीजाणु जन कोशिकाएं।
भित्तीय कोशिकाओं के बारे में मैं आपको बता रहा था कि भित्तीय कोशिकाएं इस प्रकार से अरेंज हो जाएगी। सबसे पहले एक स्तरीय, केवल एक स्तर है कोशिकाओं का, इस प्रकार से एक स्तरीय परत बनेगी पूरे इस संरचना में, पूरे परागकोश में। इसको कहा जाएगा बाह्य त्वचा या इंग्लिश में एपिडर्मिस इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलो इसको फिर पूरा करते हैं। ये तो भित्तीय कोशिकाओं ने, जिसको हम प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं भी कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं ने क्या कर लिया स्टूडेंट, से पहली परत बना ली जिसको आप कह सकते हो बाह्य त्वचा। क्या कह सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आप समझ लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं पूछूंगा फिर अभी रिप्लाई में, है ना, कमेंट में पूछूंगा मैं आपसे। बाह्य त्वचा, अब क्या होगा, कोशिकाएं तो बहुत सारी, अब इसके बाद जो कोशिकाएं बनेगी वो एक स्तरीय नहीं होगी, वो बहुस्तरीय होगी। 2 4 6 स्तर बन सकते हैं उनके ना, 2 4 6 स्तर बन सकते हैं, बहुस्तरीय परत बनेगी। इस बहुस्तरीय परत को क्या कहोगे स्टूडेंट्स, इस बहुस्तरीय परत को कहा जाता है अंतस्थीसियम। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है, अंतस्थीसियम। लिखते हैं, कैसे पढ़ोगे आप, ये देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से लिखोगे आप अंतस्थीसियम, और अगर आप विसर्ग हटाते हो तो यहां आधा स लग जाएगा, अंतस्थीसियम इसको पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार, और इंग्लिश में आप इसको एंडोथीसियम भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से यहां पर एक बहुस्तरीय परत का निर्माण होगा इसके नीचे, जिसको अंतस्थीसियम कहते हैं। इस अंतस्थीसियम की विशेषता क्या होती है स्टूडेंट्स, ये इसमें अल्फा सेलुलोज की पत्तियां पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज, ध्यान रखना, बहुत सारी बार एक नंबर में पूछा गया है कि अंतस्थीसियम में किसकी पत्तियां प्रेजेंट होती है, अंतस्थीसियम में अल्फा सेलुलोज की पत्तियां होती है। ये अल्फा सेलुलोज की पत्तियां क्या करती है स्टूडेंट्स, जब अंदर परागकण बन जाते हैं ना, तो जब नमी मिलती है, सेलुलोज नमी को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है। जैसे रुई क्या है, रुई सेलुलोज है, जल को अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ जो पत्तियां हैं इसमें चूंकि अल्फा सेलुलोज है, तो वो सेलुलोज जल को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जल को अवशोषित करके फूलेगा, फूलेगा तो दबाव पड़ेगा भित्ति पे, जिसके कारण भित्ति फट जाएगी और यहाँ जो परागकण बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे। तो बहुत सारी बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पराग कोश के प्रस्फुटन में, पराग कोश के प्रस्फुटन में, पराग कोश के फटने में कौन सी कोशिका या कौन सी परत उत्तरदायी है। तो परत तो कौन सी उत्तरदायी है, अंतस्थीसियम। और अंतस्थीसियम क्यों उत्तरदायी है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। देखिए दर्शाते हैं हम इस अंतस्थीसियम को भी, इस प्रकार से हम इसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। एक मोटी और बहुस्तरीय परत है जिसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम इस पट्टियों में इस दूसरे नंबर की परत को, जो भित्ति की साइड पर बनती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं से बनती है, इनको हम अंतस्थीसियम कहते हैं। इनमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। तो पूरा आपको इस प्रकार का इसे डिजाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इस प्रकार से पूरी बहुस्तरीय परत चारों तरफ बनानी है। मैं सिर्फ एक तरफ बना रहा हूं, ठीक है। अभी ये सिर्फ रफ डायग्राम है जिससे आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, और साथ के साथ आप इससे ऐसा भी समझ सकते हैं कि यार आपको डायग्राम कैसे बनाना है, वो बातें भी आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। तो इस क्रम में आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपने बाह्य त्वचा बना ली, है ना, फिर आपने क्या बना लिया, ये अंतस्थीसियम या जिसको आप एंडोथीसियम कह सकते हैं, ये बन गया। इसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियां हैं, ओके। दो परतें बन गई, दो परतें बन गई। ये पहली परत बन गई थी बाह्य त्वचा, भित्तीय कोशिकाओं से बनी है। किससे बनी है, भित्तीय कोशिकाओं से, जो भित्ति की तरफ है। अब क्या होता है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टाइप पे जो कोशिकाएं, एक परत और बनेगी स्टूडेंट्स, एक परत और बनेगी। इसको वापस गोलाकार बना देते हैं। हालांकि मैं एक स्तर बना रहा हूं, लेकिन ये भी 2 से 4 स्तरीय परत है, तो 2 कर लेते हैं, चलो 2 स्तर बना लेते हैं। एक परत इस प्रकार की और बनेगी। 2 से 4 स्तरीय परत होती है। मैं 2 यानी 2 भी हो सकते हैं स्तर, और कितने हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो फिर हम 2 ही बनाते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा स्पेस बचा नहीं है, तो हम 2 ही स्तर बना देते हैं। इसको कहा जाता है स्टूडेंट मध्य परत। सिंपली है तो मध्य परत, क्योंकि मध्य में पड़ रही है। नंबर तीसरी परत, मध्य परत। ये तीसरी परत बन गई मध्य परत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहां पर पहली परत बाह्य परत, दूसरी परत अंतस्थीसियम, और तीसरी परत मैंने 2 स्तरीय बनाई, इसको आप मध्य परत कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि मेरे द्वारा अब तक जितने भी डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं उसमें सबसे शायद अस्पष्ट डायग्राम मुझे यही लग रहा है। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास अभी ना व्हाइट बोर्ड है ना ही पेन है। ठीक है, ये डायग्राम फिंगर से बनाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस सिचुएशन में बना रहा हूँ, लेकिन बातें आपकी स्पष्ट हो रही होगी, मैं ऐसे भी आपसे उम्मीद करता हूं। हो रही है क्या,
यस कर दीजिए, पहले यस करिए। हो रही है क्या? हो रही है। अच्छा, अब एक और प्रश्न। अब रुको रुको रुको, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? अब नहीं करो, फटाफट चलो। अब और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं बिल्कुल लास्ट में क्या होता है कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, ये एक अंतिम परत का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट परत है ये, परीक्षा में कई बार इस पर प्रश्न आ चुका है। परीक्षा में कई, ये भी एक बहुस्तरीय परत है। बहुस्तरीय परत है यानी 2, 4, 6 कितनी भी हो सकती है, बहुत सारी परतें। मैं तो एक ही बना रहा हूं अभी आपके सामने, आप नहीं मानोगे तो 2 बना देंगे, कोई बात नहीं कि नहीं सर आप तो 2 ही बनाओ, तो 2 बना देंगे। बहुस्तरीय परत है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए 2 बना दी, 4 भी हो सकती है। बहुत मोटा परत होता है, मोटा स्तर होता है इसको। ये जो अंतिम परत बनी है ना, इसको कहा जाता है टेपिटम। तीसरा तो कौन सा हो गया था? मध्य परत। और ये चौथी परत जो बनी है, चौथी परत जो बनी है, इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर। क्या कहा जाता है इसको? मध्य, सॉरी, चौथी परत जो बनी है ना, चौथी परत को तो टेपिटम कहा जाता है, तीसरी को कहा जाता है मध्य, तो है ना टेपिटम। टेपिटम इंग्लिश का ही नाम है प्रचलन में, टेपिटम। हिंदी में तो ये चूंकि पोषण देती है परागकणों को, अंदर जो परागकण बन रहे हैं ना स्टूडेंट, उनको पोषण देती है, इसलिए हिंदी में इसका नाम हो जाता है पोषऊतक। पोषूतक, पोषण देने वाला ऊतक यानी पोषूतक, ठीक है। ज्यादातर इंग्लिश में पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 परतें बन गई। सबसे पहले बाह्य परत, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्य परत और फिर ये टेपिटम। ये किससे बनी स्टूडेंट? जो परिधि की साइड की कोशिकाएं थी, जिनको हमने ये भित्ति कोशिकाएं या प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं कहा था, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, इनसे ये 4 परतें बन गई। अब ध्यान देना इन 4 परतों को, ये जो 4 परतें बनी है स्टूडेंट्स, चलो और अच्छा डार्क वाला ले लेते हैं आपको ताकि सारी बातें समझ में आए। आप हमारे साथ 1 घंटे बैठे हो, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ सिखाए बिना चला गए तो बहुत पाप लगने वाला है भाई। तो निश्चित तौर पर 1 घंटा आपने दिया है, सिखाकर तो जाएंगे, ठीक है। ये जो चारों परतें बनी हैं, ये चारों परतें क्या करती है? ये चारों परतें नंबर 1 पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है। इस प्रकार से बनती है पराग कोश की भित्ति। ये देखो, ये पराग कोश की क्या बन गई स्टूडेंट्स? पराग कोश की भित्ति बन गई। ये किसने बनाया? प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं ने पहले भित्ति कोशिकाएं बनाई और उससे ये पूरी पराग कोश की क्या बन गई? भित्ति बन गई। पराग कोश की भित्ति में कितनी परतें हैं सर? 4 परतें हैं। आपने समझा दिया। कौन कौन सी 4 परतें हैं सर? सबसे पहले बाह्य परत, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्य परत और फिर टेपिटम। ओके, ये तो क्लियर। ये जो पहली कोशिकाएं बनी थी ना, ये तो क्लियर, इन्होंने पराग कोश की भित्ति बना दी। अब भीतर की तरफ कुछ कोशिकाएं भी बचेगी, बीजाणुजन कोशिका। देखो इतनी सारी जगह बच रही है ना, इतनी सारी जगह, इसमें क्या बनेगी स्टूडेंट्स? इसमें बनेगी बीजाणुजन कोशिकाएं। चलो बना देते हैं। ये लीजिए, यहां पर ये जो कोशिकाओं का एक गुच्छा है अब शेष बचा हुआ, जो भीतर की तरफ है, सेंटर ग्रीन में बना रहा हूं मैं इसको ताकि आपको अलग से दिख सके। ग्रीन में बना रहा हूं। ये सारी कोशिकाएं कौन सी है स्टूडेंट्स? ये सारी कोशिकाएं हैं बीजाणुजन कोशिकाएं। इन्हीं से बीजाणु बनेगा, इन्हीं से बीजाणु बनेगा, ठीक है। इन कोशिकाओं को कहा जाता है बीजाणुजन कोशिकाएं, ठीक है। ये पूरा अंदर का समूह। आ गई पूरी बात समझ में? ये है बीजाणुजन कोशिकाएं। पहले जो कोशिकाएं बनती है वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती है और उनसे कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जिसको बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। और आगे जाकर के यही बीजाणुजन कोशिकाएं, अब देखो ध्यान दो, यही बीजाणुजन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो जब आप पराग लघु बीजाणु धानी का चित्र बनाओगे ना, तब आपको ये कोशिकाएं बनानी नहीं है, क्योंकि ये होती नहीं है, बचती नहीं है। ये सारी तो अर्धसूत्री विभाजन करके, देखो इधर बनाता हूं, अर्धसूत्री विभाजन करके ये क्या बना लेती है? इधर साइड भीतर की तरफ क्या बना लेती? अरे ये तो परागकण बना लेती है ना। अब जब परागकण बन गए तो बताओ परागकण किससे बने? इन बीजाणुजन कोशिकाओं से ही तो बने। तो फिर बीजाणुजन कोशिकाएं चित्र में नजर थोड़ी आएगी, तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दी। इधर तो परागकण नजर आएंगे बस, क्योंकि बीजाणुजन कोशिकाएं नजर आएगी तो परागकण नजर नहीं आएंगे, परागकण नजर आएंगे तो बीजाणुजन कोशिकाएं नजर नहीं आएगी। देखो ऐसे समझ लो,
ये अपरिपक्व डायग्राम है, अपरिपक्व लघु बीजाणुधानी। तो अपरिपक्व में तो आपको बीजाणुजन नजर आएंगे क्योंकि परागकण नहीं बने। परिपक्व का मतलब कि परागकण बन गए। तो जब परिपक्व बीजाणुधानी बनाओगे तो फिर आपको अंदर लघु बीजाणुजन कोशिकाएं नहीं बनेगी। अंदर केवल क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? अंदर केवल परागकण बनेंगे, क्योंकि लघु बीजाणु कोशिकाओं ने अर्धसूत्री विभाजन करके परागकणों का यानी कि लघु बीजाणुओं का निर्माण कर लिया है। आशा करता हूं यह बात भी समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, अब देखो इस टेपिटम पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। टेपिटम बहुत मोटी परत होती है, लेकिन वास्तव में इतनी मोटी दिखाई नहीं देती, बहुत पतली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये टेपिटम भी क्या करती है स्टूडेंट, मैंने बताया ना पोषण। अब इधर परागकण बन गए, ये लघु बीजाणु जन कोशिकाएं थी, इन्होंने परागकण बना लिया। परागकण को पोषण चाहिए, तो पोषण प्रदान करने के लिए टेपिटम भी क्या करती है, टूट करके परागकणों को पोषण देना शुरू कर देती है। तो टेपिटम परागकणों को पोषण देना शुरू कर देती है टूट करके। तो बताइए अब टेपिटम टूट करके परागकणों को पोषण दे रही है, तो बताइए ये परत वैसे तो मोटी थी प्रारंभ में, पर वास्तव में परिपक्व होने के बाद मोटी रहेगी क्या? नहीं, बहुत पतली हो जाएगी, क्योंकि टूट करके क्या कर दिया इसने, परागकणों को पोषण दे दिया। वास्तव में टेपिटम दो प्रकार की होती है स्टूडेंट, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे। एक स्त्रावी टेपिटम होती है और एक ग्रंथिल टेपिटम होती है। एक स्त्रावी टेपिटम होती है और एक ग्रंथिल टेपिटम होती है। तो जो ग्रंथिल टेपिटम होती है वो टूट करके रैप्चर होकर के एक लिक्विड स्त्रावित करती है, जिससे इन परागकणों को पोषण मिलता है, सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा एक स्त्रावी टेपिटम होती है, ध्यान दे, सॉरी यार, स्त्रावी और ग्रंथिल तो एक ही है। एक होती है अमीबीय टेपिटम। कौन सी होती है? अमीबीय टेपिटम। तो अमीबीय टेपिटम जिसके मैं बात कर रहा था, अमीबीय है ना, अमीबीय, अमीबा से बना अमीबीय। तो अमीबीय टेपिटम तो टूट करके रैप्चर हो जाती है और इसमें एक लिक्विड छोड़ देती है, जिससे इनको पोषण मिलता है, सुरक्षा मिलती है। और जो स्त्रावी टेपिटम होती है वो एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्त्रावित करती है, जो इन परागकणों के चारों ओर एक कठोर आवरण बना देता है, एक कठोर आवरण बना देता है, जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्त्रावी जो टेपिटम है वो इसके चारों ओर, परागकण जो बना है इसके चारों ओर एक कठोर आवरण बना देती है, जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। दिमाग में ही ध्यान रख लीजिए, स्पोरोपोलेन। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इस पर भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है विद्यार्थियों, जब परागकण, जब ये फट जाएगा, परागकण बाहरी वातावरण में आएगा, तो बाहरी वातावरण में ताप, दाब, पीएच, सर्दी, गर्मी, बरसात से बचाने का काम, परागकणों को इन सब से बचाने का काम किसका रहेगा? स्पोरोपोलेनिन का रहेगा। किसका रहेगा? स्पोरोपोलेनिन को रहेगा। इस स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण लंबे समय तक नष्ट नहीं हो पाते हैं बाहरी वातावरण में भी, और इस स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे फिर विस्तार से बात करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स आज आपने देखा होगा कि सर ने कोई नोट्स नहीं लिखा है, 43 मिनट की क्लास में सिर्फ ये डायग्राम बनाया है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। नोट्स क्या है? नोट्स तो बन गए, आप देखो ना नोट्स कहां नहीं बने। देखो शुरुआत करते, ये पूरा 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट है आपका। देखो क्या क्या पढ़ा आज हमने। परागकोश, परागकोश के भीतर जो कोशिकाएं होती है उनको अधःत्वक कोशिकाएं कहते हैं। अधःत्वक कोशिकाओं, रिवाइज कर लो फटाफट भी, लिखेंगे इन सारी बातों को। अधःत्वक कोशिकाएं कहते हैं। अधःत्वक कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं विभाजन की तैयारी कर लेती हैं, इन कोशिकाओं को प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। प्रपशु कोशिकाएं परिणत विभाजन के द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से भित्तीय कोशिकाएं बनती है, जो परागकोश की भित्ति बनाती है। देखिए पूरी भित्ति बनाई। और बीजाणुजन कोशिकाओं से ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से ये बीजाणुजन कोशिकाएं बनती है, जो आगे जाकर परागकण या लघु बीजाणु बनाती है। अगर बात करें परागकोश की भित्ति की, तो परागकोश की भित्ति में 4 परतें होती है, बाह्य परत, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। बाह्य परत एक स्तरीय, अंतस्थीसियम बहुस्तरीय होती है, इसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, जो जल को अवशोषित करके परागकोश के फटने में हेल्प करती है। इसके नीचे मध्य परत सुरक्षा का कार्य करती है, और लास्ट में टेपिटम होती है, जो परागकणों को पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। और सबसे अंत में जो ग्रुप होता है, मैंने बताया इसे आपको, बीजाणुजन कोशिकाएं, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकणों का निर्माण करता है। आगे बात समझ, और यही बातें आपको अब लिखनी है।
अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए आपको कितना याद रहा। अब नेक्स्ट 15 मिनट में आप उस पर चर्चा करेंगे। वैसे मुझे पता है कि जो अब मैं लिखाने जा रहा हूं आपको, उसका 75% मैटर आपको पहले से याद है। एक बार पढ़ लोगे तो 100% ये 3 नंबर का प्रश्न आपका क्लियर है। यह चित्र बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाद में एक स्लाइड में हम इस चित्र को बता देंगे, बनाना कैसे वो आप समझ गए। बाद में हम इसको पूरा समझा देंगे। चलिए हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं। देखिए कितना याद रहा आप लोगों को। हटा देते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, नोट्स बनाना शुरू करेंगे। अब आप पराग कोश एक चतुष्कोणीय, देखा था आपने 4 कोने बन गए थे। इस प्रकार के चतुष्कोणीय संरचना है जो बाहर से गोलाकार दिखाई देती है। यह 2 पालियों में विभेदित होता है। बिल्कुल सर आपने बताया। जो परस्पर योजी द्वारा जुड़ी होती है, हां यह भी बताया। इसके प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। बिल्कुल सर, यह बात आपने बताई और हमें पता थी। सही है क्या? हां बोलो, सही कह रहा हूं क्या मैं? यस करो। यह बात समझ में आई? चलिए तो फिर आगे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर के पराग पुटी या पोलन सेक्स बन जाती है, कहलाती। क्यों कहलाती है? क्योंकि पहले लघु बीजाणु बनते हैं, इसलिए लघु बीजाणुधानी। लेकिन जब लघु बीजाणु परिपक्व होते हैं तो परागकण बना लेते हैं, तो फिर उसी को क्या कहने लगते हैं हम? पराग पुटी या पोलन सेक्स। सेक्स मतलब थैला, पोलन सेक्स कहलाती है। ठीक है, तो यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर के पराग पुटी या पोलन सेक्स बन जाती है। इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पराग पुटी में कुछ अधःत्वक कोशिकाएं, बताया था ना, पराग पुटी यानी वही लघु बीजाणुधानी के दो, पराग पुटी के दो, एक ही बात है। मैंने बताया उसके अंदर कुछ अधःत्वक कोशिकाएं, जो नीचे की जो अधःत्वक कोशिकाएं हैं, अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी एवं सघन जीवद्रव्य युक्त हो जाती है, यानी कि विभाजन की तैयारी कर लेती है। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बताई है। लो स्क्रीनशॉट, नोट्स बनाना ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ो। अब क्या होता है, जो वो प्रपशु कोशिकाएं थी, मैंने आपको बताया कि प्रपशु कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो ऊपर की तरफ बनती है, वो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो अंदर सेंटर केंद्र की तरफ बनती है कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं बन गई, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बन गई। स्टूडेंट्स अब क्या होगा? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो अपनी संख्या बढ़ाएगी, भित्तीय कोशिकाएं बनाएगी, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं अपनी संख्या बढ़ाएगी, बीजाणुजन कोशिकाएं बनाएगी। तो ये लीजिए, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। अतः पराग कोश परिवर्तन के फलस्वरूप, है ना, अतः पराग कोश, जिस पराग कोश को आप पढ़ रहे हो, वो डेवलपमेंट के दौरान 2 स्पष्ट भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? एक तो पराग कोश की भित्ति, जैसा मैंने आपको बताया था, 4 परतें हैं उसमें, और भीतर की तरफ एक कोशिकाओं का गुच्छा जो बीजाणुजन कोशिकाएं कहलाती है। ये लीजिए, पराग कोश की भित्ति और बीजाणुजन कोशिकाएं। पराग कोश की भित्ति को आपने विस्तार से पढ़ा है स्टूडेंट्स, 4 परतें होती है इसके अंदर। स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाना। 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट कर लिया आज अपन ने। और मैं समझता हूं कि ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं ना आपको, अब आपको स्पष्टता समझ में आ रही होगी, क्योंकि 45 मिनट दिए हमने उस चित्र को समझने, तब तो आपको ये बातें समझ में आएगी। थ्योरी क्या है? अब कुछ भी नहीं है आपके सामने। अब मुझे सच सच बताओ यार, आप झूठ मत, मेरा मन रखने के लिए मत बताना कि सर यार आपने इतनी मेहनत करी, आपको बुरा लग जाएगा, ना कैसे करें। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। आप मेरा मन रखने के लिए मत बताइए, आप मुझे सच सच बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या नहीं आई है ना? मैं स्पष्ट मैं बताता हूं, मेरे पास पुराने वीडियो के बहुत सारे, अगर नहीं आई है कोई बच्चा मुझे पर्सनल कमेंट कर दे सर मेरे कम आई है, मैं उसको अलग से वीडियो बना करके सेंड कर दूंगा, अलग से और स्पष्ट रूप से वीडियो बना करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन सच सच बताओ, बात समझ में आई या नहीं? यस तो यस, नो तो नो। कमेंट करो, कमेंट करो। ठीक है, और फिर भी अगर आपको नहीं आई है, आप यस कर रहे हैं, मुझे पता है आप यस कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं आई है तो आप मुझे पर्सनल कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। पराग कोश की भित्ति बन गई, बीजाणुजन कोशिकाएं बन गई। अब पराग कोश की भित्ति आप पढ़कर आए सर? हाँ, पराग कोश की भित्ति में 4 परतें होती है, बिल्कुल। कौन कौन सी सर? पहली है बाह्य परत एपिडर्मिस। ये क्या होती है? ये एक स्तरीय सबसे बाहरी परत है जो पराग कोश की सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरी कौन सी है बताओ कमेंट करके, दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? लिख दो, जैसा भी मैं समझ जाऊंगा। मुझे पता है टाइपिंग में दिक्कत आती है, लिख दो, सब समझ जाएंगे अपन, है ना। तो दूसरी कौन सी स्टूडेंट? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, दूसरी है अंतस्थीसियम यानी एंडोथीसियम।
और इसमें क्या पाया जाता है, तुरंत बताओ, देखिए क्या पाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है अंतस्थीसियम की, बताओ, सब याद है ना आपको, बताओ। बिल्कुल, अंतस्थीसियम की विशेषता है कि इसमें यह बहुस्तरीय परत है और इसमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है जो आर्द्रता यानी नमी ग्रहण करके पराग कणों के स्फुटन में पराग कणों के नहीं, पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। इसको थोड़ा करेक्ट करिए, पराग कण थोड़ी फटेंगे, पराग कण तो नर युग्मक है भाई, वो जो पराग कोश अपन पढ़ रहे हैं ना, लघु बीजाणुधानी, वो फटेगी। तो इसको क्या कर लोगे आप, पराग कणों को पराग कोश कर लोगे, क्या कर लोगे इसको, पराग कणों को पराग कोश, है ना, पराग कोश ही तो पढ़ रहे हैं आप, पराग कोश की भित्ति है तो पराग कोश के फटने में, तो पराग कोश के प्रस्फुटन में क्या करती है स्टूडेंट्स, सहायता करती है। आगे बात समझ में, बताइए नेक्स्ट परत बताइए, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट बताइए जी, मध्य परत, मिडिल लेयर। सामान्य सी बात है, 2 से 4 परतीय मोटा स्तर होता है, बताया था आपको, सुरक्षा का कार्य है इसका भी। लास्ट परत सबसे इंपॉर्टेंट परत है स्टूडेंट, इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अलग से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो अंतस्थीसियम पर और एक टेपिटम पर। अंतस्थीसियम में पूछा जाता है कि पराग कोश की भित्ति के फटने में या स्फुटन में कौन हेल्प करता है, अंतस्थीसियम। क्यों, क्योंकि कैसे, क्योंकि इसमें अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है जो आर्द्रता ग्रहण करके पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। और एक और अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है पोषूतक यानी पोषण देने वाला या टेपिटम के बारे में, क्या है ये, देखिए बताया था ना, पराग कोश भित्ति की सबसे भीतरी परत चौथे नंबर पर, यह सबसे आंतरिक परत है, इसकी कोशिकाएं गाढ़े जीव द्रव्य युक्त होती है जो परिपक्व होने पर बहुकेंद्रकीय हो जाती है। इनकी कोश वैसे सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन जब ये टेपिटम की कोशिकाएं पकती है तो इनमें एक से ज्यादा केंद्रक हो जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान में रखना भाई, है ना। मुझे पता है यार आप लोग थक जाते होंगे, या पता नहीं थकते हो कि मैं ही थक जाता हूं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ना। एक तो अंतस्थीसियम इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग इंपॉर्टेंट तो पूरा ये 3 नंबर का, मान लीजिए कभी 3 नंबर का प्रश्न नहीं पूछता है तो यहां से अलग से भी 1 नंबर का प्रश्न पुटअप हो जाता है, ठीक है, तो इनको और विशेष ध्यान रखना। चलिए, यह सबसे आंतरिक परत है, इसकी कोशिकाएं गाढ़े जीव द्रव्य युक्त होती है जो परिपक्व होने पर बहुकेंद्रकीय हो जाती है। टेपिटम के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि टेपिटम 2 प्रकार की होती है, एक अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम और दूसरी स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। अमीबीय या पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम के बारे में मैंने बताया था, ये टूट करके एक लिक्विड छोड़ देती है जो अंदर परागकण या लघु बीजाणु बने उनमें, और वो लिक्विड इसको पोषण देता है। देखिए, इस टेपिटम की कोशिकाएं फट जाती हैं तथा इनका जीव द्रव्य पराग पुटी में प्रवेश कर जाता है। यह पराग कणों के चारों ओर अनियमित संरचना बनाता है। दूसरी स्त्रावी टेपिटम या ग्रंथिल टेपिटम के बारे में मैंने बताया था कि वो स्पोरोपोलेनिन बनाता है पराग कण के चारों ओर, लेकिन स्पोरोपोलेनिन डायरेक्ट नहीं बनता, उसके पहले क्या क्या बनता है देखो, ध्यान दो। इस टेपिटम की कोशिकाएं कुछ पदार्थों का स्त्रावण करती है, इन पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रोयूबिस्काई कहते हैं, प्रो यानी यूबिस्काई के पहले का स्ट्रक्चर प्रो यूबिस्काई कहते हैं। अब यह प्रोयूबिस्काई परिपक्व होता है और क्या बना लेता है, यूबिस्काई बना लेता है। अब यूबिस्काई से क्या बनता है, यूबिस्काई से स्पोरोपोलेनिन बनता है। इतनी लंबी जर्नी है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है जो पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करता है, यानी पराग कणों को सुरक्षा देता है। स्टूडेंट्स, टेपिटम के कार्य क्या है बताया, यह विकसित होते हुए पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश टेपिटम नष्ट हो गई तो फिर पराग कण बंदे हो जाएंगे, फिर उनमें निषेचन की क्षमता खत्म हो जाएगी। एक और लिख सकते हो आप, पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है ना, एक और लिख सकते हो, पराग कणों को, तीसरा लिख लेना, पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए पोषण शब्द 2 बार आ गया स्टूडेंट, अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। आपसे पूछ लिया कि पराग कोश को पोषण कौन प्रदान करता है, बताओ कौन प्रदान करता है, पराग कोश को पोषण कौन प्रदान करता है, यस, तो पराग कोश को पोषण प्रदान करता है योजी, कौन, योजी। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि पराग कणों को पोषण कौन देता है, पराग कणों को पोषण कौन प्रदान करता है, अब क्या जवाब होगा, अब जवाब होगा टेपिटम। पराग कोश को पोषण पराग कोश की सबसे भीतरी परत टेपिटम की कोशिकाएं प्रदान करती है, तो पराग कणों को टेपिटम देगा पोषण, जबकि पूरे पराग कोश को योजी देगा पोषण। ये लीजिए, ये तो भित्ति पढ़ लिया आपने। अंदर का समूह क्या है सर, बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है, पराग कणों की सबसे भीतरी परत
टेपिटम में सजातीय कोशिकाओं का, टेपिटम जैसी कोशिकाएं होती है, का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। बीजाणुजन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं ही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या पराग मात्र कोशिकाएं बनाती है, यानी ऐसी कोशिकाएं बनाती है जिनसे आगे जाकर के लघु बीजाणु बनेंगे, जिनसे आगे जाकर के परागकण बनेंगे। उनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है बीजाणुजन कोशिकाओं की। तो ये थी पूरी संरचना स्टूडेंट्स किसकी, पराग कोश या लघु बीजाणु धानी की। आशा करता हूं ये पूरा 3 नंबर का जो टॉपिक है आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और जैसा कि मैंने वादा किया था, एक बार आप नोट्स बना लीजिए, चित्र बना लीजिए, मैं चित्र बताऊंगा अभी आपको, चित्र बना लीजिए। उसके बाद बस 5 मिनट आप 10 मिनट देकर के एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। पूरा 3 नंबर का टॉपिक एग्जाम तक नहीं भूलोगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। चलिए फिर चित्र की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहेगा आपका डायग्राम। इस डायग्राम का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये वही बातें हैं जो हमने पढ़ी है। देखिए आप सबसे पहले, है ना, ये पराग कोश चतुष्कोणीय रचना में सबसे पहले देखिए बाह्य परत है। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से अंतःस्थीशियम बनाना है, ये पूरा अंतःस्थीशियम है। देन आफ्टर ये मध्य परत है, ये पूरा 2 स्तरीय मध्य परत है। टेपिटम गायब हो चुकी है, क्योंकि टेपिटम मैंने बताया था टूट करके पराग कणों को पोषण प्रदान करेगी, पराग कणों को पोषण प्रदान करेगी। और बीजाणुजन कोशिकाएं विभाजन करके पराग कणों का निर्माण कर चुकी है, तो वो भी यहां पर नजर नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से बाह्य परत, अंतःस्थीशियम और मध्य परत तो नजर आएगी, लेकिन टेपिटम टूट चुकी है। अगर आप चाहें तो पीछे कुछ टेपिटम देख सकते हैं भीतर की तरफ, है ना, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे देखो आप, इसको अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ कुछ टेपिटम आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। लघु बीजाणुजन कोशिकाएं पराग मात्र कोशिकाएं बना चुकी है। पराग मात्र सेल लिखा है, पराग मात्र कोशिका कर लें इसको। इन्हीं से परागकण बनेंगे, या आप सीधा सीधा परागकण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर इसको आप जो है ना, ये बीजाणुजन कोशिका है, लेकिन आप इसको बीजाणुजन कोशिकाएं नहीं, इसको आप संवहन पूल लिख लें। ये योजी वाला भाग होता है यहाँ पर, तो ये संवहन पूल है। तो ना ये थोड़ा गलत लिख दिया बच्चे ने, तो आप इसको काट करके संवहन पूल को लिख लीजिए, संवहन पूल कर लीजिए इसको, है ना। इसको काट करके ध्यान दीजिए, कर लोगे ना, यस करो, यस करो। थोड़ी समय की अल्पता रही है, इसलिए डायरेक्ट डायग्राम समझा रहा हूं, क्योंकि मैं बना चुका हूं, काफी लंबी क्लास हो जाएगी वरना, है ना। तो ये लीजिए, इसको संवहन पूल कर लीजिए। ओके, तो ये पूरा डायग्राम जो है ये स्फुटित पराग कोश या लघु बीजाणु धानी का चित्र है। आपसे लघु बीजाणु धानी का चित्र परीक्षा में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको यही चित्र बनाना है, यही लिखना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की लघु बीजाणु धानी आपसे पूछी जाए। एक तो ये ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, एक तो ये चित्र बनेगा, और इसी चित्र को आप रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शाओगे। इसी चित्र को आप रेखा चित्र के द्वारा भी दर्शाओगे। वो कैसे, उस पर बात करते हैं। ये एक चित्र आपको और बनाना रहेगा, ये उसी का रेखा चित्र है स्टूडेंट्स। यहां पर भी वही बात है, बस उसी का रेखा चित्र है कि पहली परत बाह्य परत, देन फिर अंतःस्थीशियम, देन फिर मध्य परत, देन फिर ये टेपिटम, टेपिटम के बाद ये लघु बीजाणु धानी होगी, जहां पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। और ये है संवहन पूल। तो ये 2 डायग्राम आपको बनाने रहेंगे, और इस प्रकार से अगर 3 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो ये सारा वर्णन आपको करना रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है कि काफी परिश्रम रहा आज की क्लास में, काफी मेहनत रही, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि काफी दिनों से क्विक लर्नर से मुलाकात नहीं हो रही है यार, उसका एक मुख्य कारण है कि हमारी क्लास वैसे ही काफी लंबी रह रही है, तो मैं इसे और ज्यादा लंबा अभी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिस दिन भी छोटा टॉपिक रहेगा, उस दिन जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका नाम वापस स्क्रीन पे लाया जाएगा और क्विक लर्नर्स के नाम पढ़े जाएंगे। लेकिन आज के लिए नहीं, क्योंकि आज की क्लास का समय पूरा हो चुका है। तो स्टूडेंट्स विदा लेते हैं, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।